हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एचएससीबी सिद्धांत के 7वें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। मतलब प्रकृति के अंदर जो खनिज मिलते हैं वो भी एचएससीबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं एचएससीबी सिद्धांत की 6 एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। एक बार फिर से मैं 6 एप्लीकेशनों को आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं। देखो, एचएससीबी सिद्धांत के जो पहले नंबर की एप्लीकेशन में मैंने डिस्कशन किया था, वो मैंने डिस्कशन किया था संकुलों के स्थायित्व के बारे में, मतलब कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था। एचएससीबी सिद्धांत की जो दूसरे नंबर की एप्लीकेशन थी, उसमें मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति के बारे में। एप्लीकेशन नंबर 3 में मैंने आप लोगों को सामने डिस्कशन किया था सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस के बारे में। एप्लीकेशन नंबर 4 में मैंने आप लोगों को सामने डिस्कशन किया था अभिक्रिया की दिशा के निर्धारण के बारे में। मतलब एचएससीबी सिद्धांत के आधार पर हमने ये पता लगाया था कि रिएक्शन अग्र साइड की ओर होगी या रिएक्शन पश्चिम साइड की ओर होगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या रिएक्शन बैकवर्ड होगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर 5 में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था अभिक्रिया की संभावना के बारे में, ठीक है ना। मतलब कौन सी अभिक्रिया तो संपन्न होगी और कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, इसको भी हमने एचएससीबी सिद्धांत के आधार पर समझा था। और एप्लीकेशन नंबर 6 में जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था, वो मैंने डिस्कशन किया था उभय दंतुक लिगेंड युक्त संकुलों में बंधन। मतलब जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरीका से होती है, इसको भी हमने एचएससीबी सिद्धांत के आधार पर समझा था। अब आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, वो मैं एचएससीबी सिद्धांत के 7वें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसका नाम है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। मतलब प्रकृति के अंदर जो खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो भी एचएससीबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो देखो, प्रकृति के अंदर कठोर अम्ल कठोर क्षारों के साथ मिलते हैं और मृदु अम्ल मृदु क्षारों के साथ मिलते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एचएससीबी थ्योरी के अकॉर्डिंग कठोर कठोर का कॉम्बिनेशन और मृदु मृदु का कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। इसलिए प्रकृति में जो कठोर अम्ल होते हैं वो कठोर क्षारों के साथ मिलते हैं और जो मृदु अम्ल होते हैं वो मृदु क्षारों के साथ मिलते हैं। एक अम्ल और होते हैं आप लोगों के, जिनको हम बोलते हैं सीमा रेखा वाले अम्ल, इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन एसिड, ठीक है ना। ये आप लोगों के कठोर क्षारों के साथ भी मिल जाते हैं और ये आप लोगों के मृदु क्षारों के साथ भी मिल जाते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि प्रकृति के अंदर जो खनिज मिलते हैं वो भी एचएससीबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग मिलते हैं, अर्थात कठोर अम्ल कठोर क्षारों के साथ मिलते हैं और मृदु अम्ल मृदु क्षारों के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। और एक अम्ल और होते हैं आप लोगों के, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीमा रेखा वाले अम्ल, ठीक है ना। ये सीमा रेखा वाले अम्ल क्या होते हैं, इनके बारे में अभी मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा। पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों के 3 प्रकार के। एक तो कौन होते हैं आप लोगों के कठोर अम्ल, ठीक है ना। एक तो कौन होते हैं आप लोगों के कठोर अम्ल मतलब हार्ड एसिड। एक होते हैं आप लोगों के मृदु अम्ल मतलब सॉफ्ट एसिड, ठीक है ना। और एक होते हैं सीमा रेखा वाले अम्ल, सीमा रेखा वाले अम्ल, इनको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड, ठीक है ना। सीमा रेखा वाले अम्लों को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड। तो ये तो बात किनकी हो गई, अम्लों की, ठीक है ना। ये तो बात किनकी हो गई, अम्लों की। अब आप लोगों को पता है कि अगर अम्ल 3 प्रकार के हो सकते हैं तो क्षार भी आप लोगों के 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर अम्ल आप लोगों के 3 प्रकार के हो सकते हैं तो क्षार भी आप लोगों के 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो, एक तो आप लोगों के कौन होते हैं, कठोर क्षार, ठीक है ना। एक तो आप लोगों के कौन होते हैं, कठोर क्षार मतलब हार्ड बेस। एक होती है आप लोगों के मृदु क्षार मतलब सॉफ्ट बेस, और एक होती है आप लोगों के सीमा रेखा वाले क्षार, सीमा रेखा वाले क्षार मतलब बॉर्डर लाइन बेस, ठीक है ना। सीमा रेखा वाले क्षार मतलब बॉर्डर लाइन बेस। तो ये बात किनकी हो गई, क्षारों की हो गई। जिस तरीका से अम्ल आप लोगों के 3 प्रकार के हो सकते हैं, उसी तरीका से क्षार भी आप लोगों के 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ कर चलना। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रकृति के अंदर जो खनिज मिलते हैं वो एचएससीबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो ये हुआ कि कठोर अम्ल कठोर क्षारों के साथ मिलेंगे, मृदु अम्ल मृदु क्षारों के साथ मिलेंगे, और ये जो सीमा रेखा वाले अम्ल होते हैं ना, इनका मतलब बता देता हूं कि जो सीमा रेखा वाले अम्ल होते हैं या जो बॉर्डर लाइन एसिड होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो सीमा रेखा वाले अम्ल होते हैं ये ना ही तो कठोर अम्ल होते हैं ना ही ये मृदु अम्ल होते हैं, अर्थात उनके बीच के होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उन मेटलों से जुड़ने के लिए कौन जा रहा है, क्योंकि मेटल किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्ल की तरह व्यवहार कर रही है। अगर इनसे आप लोगों ने
इनसे अगर आप लोगों ने कठोर क्षार को जोड़ दिया तो इनका नेचर कठोर हो जाएगा। अगर इनसे आप लोगों ने मृदु क्षार को जोड़ दिया तो इनका नेचर क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। ठीक है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीमा रेखा वाले अम्ल, मतलब बॉर्डर लाइन एसिड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना कि सीमा रेखा वाले जो एसिड होते हैं अगर आप लोगों ने इनसे कठोर क्षारों को जोड़ दिया तो इनका नेचर कठोर हो जाएगा, और यदि आप लोगों ने इनसे मृदु क्षारों को जोड़ दिया तो इनका नेचर मृदु हो जाएगा। अर्थात ये जो सीमा रेखा वाले एसिड होते हैं ये दोनों के बीच के होते हैं, कठोर अम्ल और मृदु अम्ल के जो बीच के होते हैं इनको हम सीमा रेखा वाले अम्ल भी बोल सकते हैं या मध्यवर्ती आयन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सीमा रेखा वाले अम्ल है ये कठोर क्षारों के साथ भी मिल सकते हैं और मृदु क्षारों के साथ भी मिल सकते हैं। अब जैसे कि कठोर अम्ल के मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आप लोगों के लिए ले लेता हूं Ca+2, ठीक है ना, Mg+2, ठीक है ना, और ये आप लोगों का Al+3, ठीक है ना। ये आप लोगों के कौन होते हैं, कठोर अम्ल होते हैं। Ca+2 आप लोगों का कठोर अम्ल होता है, Mg+2 आप लोगों का कठोर अम्ल होता है और Al+3 आप लोगों का कठोर अम्ल होता है। तो ये तीनों ही कठोर क्षारों के साथ मिलते हैं, अर्थात एक कार्बोनेट और ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं, क्योंकि जो कार्बोनेट लिगेंड और जो ऑक्साइड लिगेंड होते हैं वो कठोर क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए ये आप लोगों के जो C है ये CO3 के रूप में मिलता है, Mg आप लोगों का MgCO3 के रूप में मिलता है और ये Al आप लोगों के Al2O3 के रूप में मिलता है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, ये जो कैल्शियम है ये आप लोगों का CaCO3 के रूप में मिलता है, ये Mg आप लोगों का ये MgCO3 के रूप में मिलता है और ये जो आप लोगों का Al है ये Al2O3 के रूप में मिलता है। प्रकृति के अंदर जो Ca+2 होता है ये कठोर अम्ल होता है, तो ये कठोर क्षार ये जो आप लोगों का कार्बोनेट होता है ना CO3-2 और आप लोगों का ये O-2, ये दोनों ही कौन होते हैं, कठोर क्षार होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही कौन होते हैं, हार्ड बेस होते हैं, क्योंकि इनमें जो डोनर एटम होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ और वो अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उनका नेचर कैसे होता है, कठोर क्षार जैसे होता है। तो ये कठोर अम्ल इन कठोर क्षारों के रूप में मिलते हैं, अर्थात ये कार्बोनेट हुआ, ये ऑक्साइड हुआ। इसीलिए प्रकृति के अंदर जो Ca+2 होता है वो CaCO3 के रूप में मिलता है, Mg+2 MgCO3 के रूप में मिलता है और Al+3 Al2O3 के रूप में मिलता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि प्रकृति के अंदर कठोर अम्ल कठोर क्षारों के साथ मिलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मृदु अम्ल के सॉफ्ट एसिड के आप लोगों के सामने एग्जांपल ले लेता हूं। तो सॉफ्ट एसिड आप लोगों को कौन से हो गए, ये आप लोगों का Cu+ हो गया, आप लोगों का Ag+ हो गया और ये आप लोगों का Hg+2 हो गया। ये आप लोगों को कौन होते हैं, मृदु अम्ल होते हैं, अर्थात आप लोगों के ये सॉफ्ट एसिड होते हैं। तो कॉमन सी बात है, मृदु अम्ल मृदु क्षारों के साथ मिलेंगे तो ये किसके रूप में मिलते हैं, सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। ये आप लोगों का Cu+ हुआ, Ag+ हुआ या Hg+2 हुआ, ये प्रकृति के अंदर सल्फाइड के रूप में मिलते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो सल्फाइड लिगेंड होता है उनमें मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कौन करता है, सल्फर करता है। और सल्फर के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट सल्फर कर रहा है तो वो मृदु क्षार की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए आप लोगों के ये जो मृदु अम्ल है ये किसके रूप में मिलेंगे, प्रकृति के अंदर सल्फाइड के रूप में मिलेंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं सीमा रेखा वाले अम्लों के बारे में, अर्थात बॉर्डर लाइन एसिडों के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो इनके एग्जाम्पल हो गए आप लोगों के, जैसा Cu+2 हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, ये आप लोगों का क्या हो गया, Na+2 हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का Cu+2 हो गया और ये आप लोगों का Pb+2 हो गया। ये सभी कौन होते हैं, आप लोगों के सीमा रेखा वाले एसिड होते हैं, अर्थात बॉर्डर लाइन एसिड होते हैं आप लोगों के। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, जो सीमा रेखा वाले अम्ल होते हैं अर्थात जो बॉर्डर लाइन एसिड होते हैं उनके एग्जाम्पल आप लोगों के Na+2 हो गया, ये आप लोगों का Cu+2 हो गया, ये आप लोगों का Pb+2 हो गया। ये प्रकृति के अंदर कठोर क्षारों के साथ भी मिल जाएंगे और ये मृदु क्षारों के साथ भी मिल जाएंगे। इसीलिए ये Na+2 हुआ आप लोगों का, Cu+2 हुआ, ये Pb+2 हुआ, ये आप लोगों का कार्बोनेट के रूप में भी मिल जाते हैं, ये आप लोगों के ऑक्साइड के रूप में भी मिल जाते हैं और ये आप लोगों के सल्फाइड के रूप में भी मिल जाते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब ये जुड़ने वाले पर डिपेंड करेगा कि इनका नेचर कठोर होगा या मृदु होगा। अगर इन मेटलों से अगर आप लोगों ने कोई मृदु वाले जोड़ दिए तो इन मेटलों का नेचर मृदु हो जाएगा, और यदि इन मेटलों से आप लोगों ने कोई कठोर क्षार वाले जोड़ दिए तो इनका नेचर क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसीलिए जो सीमा रेखा वाले अम्ल होते हैं वो कठोर क्षारों के साथ भी मिल जाएंगे प्रकृति के अंदर और मृदु क्षारों के साथ भी मिल जाएंगे। तो मैंने अभी आप लोगों से क्या बात हो रही है कि जो कार्बोनेट लिगेंड होता है और जो आप लोगों का ऑक्साइड लिगेंड होता है ये कठोर क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये कठोर क्षारों
के साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कार्बोनेट के रूप में मिल जाएंगे, ऑक्साइड के रूप में मिल जाएंगे। और जो आप लोगों का S-2 होता है, अर्थात ये जो सल्फाइड लिगेंड होता है ये मृदु क्षार होता है। तो ये जो आप लोगों के सीमा रेखा वाले अम्ल है ये प्रकृति में सल्फाइड के रूप में भी मिल जाएंगे। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों की ये 7वें नंबर की एप्लीकेशन भी कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, मतलब प्रकृति के अंदर जो खनिज मिलेंगे, प्रकृति के अंदर जो मिनरल्स मिलेंगे वो भी HACCP सिद्धांत के अकॉर्डिंग मिलेंगे। बात समझ में आ गई ना? क्या कठोर अम्ल कठोर क्षारों के साथ मिलेंगे, मृदु अम्ल मृदु क्षारों के साथ मिलेंगे, और जो सीमा रेखा वाले अम्ल हैं ये कठोर क्षारों के साथ में मिल जाएंगे और मृदु क्षारों के साथ में मिल जाएंगे। मतलब ये कार्बोनेट के रूप में मिल जाएंगे, ऑक्साइड के रूप में भी मिल जाएंगे और सल्फाइड के रूप में भी मिल जाएंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों के HACCP सिद्धांत के 8वें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखो इसके 8वें नंबर की एप्लीकेशन भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं। तो बोर्ड की तरफ देखिए, अब मैं HACCP सिद्धांत के 8वें नंबर की एप्लीकेशन को भी आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा देता हूं। तो देख लो, तो अब मैं HACCP सिद्धांत के 8वें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है Cu+2, CD+2 आयनों का पृथक्करण। Cu+2, CD+2 आयनों का पृथक्करण। आयनों का पृथक्करण मतलब सेपरेशन। आयनों का पृथक्करण मतलब सेपरेशन। इसको भी हम HACCP सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस वक्त जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहा हूं वो मैं HACCP सिद्धांत के 8वें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, जिसका नाम है Cu+2, CD+2 आयनों का पृथक्करण। मतलब जो Cu+2 आयन होते हैं और जो CD+2 आयन होते हैं इनका पृथक्करण किस तरीके से होगा उसको भी हम HACCP सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। तो देखो जो आप लोगों का CD+2 आयन होता है और जो आप लोगों का Cu+2 आयन होता है, अगर KCN विलयन की उपस्थिति में इनमें हम H2S गैस प्रवाहित करें तो जो आप लोगों का CD+2 आयन होता है ये CDS के रूप में अलग हो जाता है, अर्थात सेपरेट हो जाता है। लेकिन जो आप लोगों का Cu+2 आयन होता है ये CuS के रूप में अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होता। इसको हम किसके आधार पर समझेंगे? HACCP सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं CD+2 आयनों का विलयन, CD+2 आयनों का विलयन, CD+2 आयनों का विलयन, ठीक है ना। एक विलयन तो किसका है? आप लोगों का CD+2 आयनों का, और एक आप लोगों का किसका है? Cu+2 आयनों का विलयन, Cu+2 आयनों का विलयन, ठीक है ना, Cu+2 आयनों का विलयन। इन दोनों विलयनों में अगर KCN की उपस्थिति में अगर मैं H2S गैस प्रवाहित करूं तो जो आप लोगों का CD+2 आयन होता है ये CDS के रूप में अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। लेकिन जो Cu+2 आयन होता है ये CuS के रूप में सेपरेट नहीं होता, अलग नहीं होता। इसको हमें HACCP सिद्धांत के आधार पर समझना है। तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों का हम क्लासिफाई करते हैं। तो देखो यहां पर जो आप लोगों का CD है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, ठीक है ना। और CD किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? मृदु अम्ल की तरह, सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। और यहां पर जो आप लोगों का ये S-2 लिगेंड है, अर्थात ये जो आप लोगों का सल्फाइड लिगेंड है ये मृदु क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो मृदु अम्ल का मृदु क्षार के साथ हो रहा है, अर्थात ऐसा कॉम्बिनेशन HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्टेबल होता है। इसीलिए जो आप लोगों का CD+2 आयन होता है वो CDS के रूप में सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि ये चीज स्टेबल हो गई और जो चीज स्टेबल हो गई कॉमन सी बात है वो अपने आप को अलग कर लेती है। तो मैं आप लोगों के सामने यहां पर शो कर देता हूं, ये जो आप लोगों का CD है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? मृदु अम्ल की तरह। और जो आप लोगों का सल्फाइड है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? मृदु क्षार की तरह, ठीक है ना। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? मृदु क्षार की तरह, मतलब सॉफ्ट बेस की तरह, ठीक है ना। तो HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। इसीलिए जो CD+2 आयन होता है वो CDS के रूप में अपने आप को अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। लेकिन बात जब मैं Cu+2 आयन की करता हूं तो ये CuS के रूप में अपने आप को सेपरेट नहीं करता। उसका रीजन ये होता है कि यहां पर जो कॉपर की बात करता हूं, कॉपर की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। और आप लोगों को पता है कि जब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो उस कंडीशन में ये मध्यवर्ती आयन की तरह व्यवहार करता है, अर्थात सीमा रेखा वाले अम्ल की तरह व्यवहार करता है। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मध्यवर्ती आयन और सीमा रेखा वाले एसिड एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं
ये जो आप लोगों का Cu+2 मेटल है, ये यहां पर किसकी तरह व्यवहार कर रही है, आप लोगों की सीमा रेखा, सीमा रेखा, सीमा रेखा वाला अम्ल, ठीक है ना, सीमा रेखा वाला अम्ल। और सल्फर के बारे में तो आप लोगों को पता है कि जो सल्फर है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, मृदु क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह कर रहा है। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन हुआ वो HCB थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। और ऐसा कॉम्बिनेशन अगर अनस्टेबल है तो जो Cu+2 आयन होता है वो CuS के रूप में अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाता। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि जो चीज स्टेबल होती है, कॉमन सी बात है, वो स्टेबल होकर अपने आप को सेपरेट कर लेती है। लेकिन यहां पर जो आप लोगों का CuS है ये आप लोगों का अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये अपने आप को विलयन के अंदर से सेपरेट नहीं कर पाता। बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहां पर एक बात आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखनी है, एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि बात जब मैं कॉपर की करता हूं, कॉपर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये किसकी तरह रोल अदा करता है, सीमा रेखा वाले अम्ल, ठीक है, सीमा रेखा वाला अम्ल, ठीक है ना, ये कौन होता है आप लोगों का सीमा रेखा वाला अम्ल। लेकिन यदि इसी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस के बने, ठीक है ना, इसी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस के बने तो उस कंडीशन में ये मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करता है, अर्थात ये आप लोगों का सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्या कॉपर पर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस कंडीशन में कॉपर सीमा रेखा वाले अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और यदि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस बने तो उस कंडीशन में कॉपर मृदु अम्ल की तरह अर्थात सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करेगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से इस एप्लीकेशन को मैं और समझा देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस वक्त जो मैंने डिस्कशन किया है वो मैंने HCB सिद्धांत के 8वें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन किया है, जिसका नाम है Cu+2, CD+2 आयनों का पृथक्करण। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो Cu+2 आयन है और जो CD+2 आयन है, इसके विलयन में हमने क्या किया, KCN की उपस्थिति में H2S गैस को जब हम लोगों ने प्रवाहित किया था तो जो CD+2 आयन होता है ना, ये CDS के रूप में अलग हो जाता है। वो इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि यहां पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो मृदु अम्ल का मृदु क्षार के साथ हो रहा है, और ऐसा कॉम्बिनेशन HCB थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये जो आप लोगों का CDS होता है ये स्टेबल होता है, इसलिए ये अपने आप को अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। लेकिन बात जब मैं Cu+2 आयन के विलयन की करता हूं तो Cu+2 जो आप लोगों का Cu+2 होता है ये CuS के रूप में अपने आप को विलयन से सेपरेट नहीं कर पाता, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, सीमा रेखा वाले अम्ल और मृदु क्षार का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCB थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो कॉमन सी बात है, अगर ये अनस्टेबल वाला हुआ तो ये विलयन में से अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 2 है तो उस कंडीशन में कॉपर सीमा रेखा वाले अम्ल का रोल अदा करेगा। लेकिन यदि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के बने तो उस कंडीशन में कॉपर आप लोगों को मृदु अम्ल की तरह अर्थात सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करेगा। ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों की HCB सिद्धांत की ये 8वें नंबर की एप्लीकेशन भी क्लियर होती है। अब मैं HCB सिद्धांत की 9वें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है हेलोजन विनिमय, मतलब हेलोजन एक्सचेंज। तो चलो ठीक है, उस एप्लीकेशन को भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है ना। HCB सिद्धांत की जो 9वें नंबर की एप्लीकेशन है उसका नाम है हेलोजन विनिमय, हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन विनिमय किस तरीका से होता है, हेलोजन एक्सचेंज किस तरीका से होता है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो अब मैं HCB सिद्धांत के 9वें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय मतलब हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन विनिमय मतलब हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है ना। ये HCB सिद्धांत की आप लोगों की 9वें नंबर की एप्लीकेशन है, तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि विनिमय का मतलब क्या होता है, इस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो देखो अपने सामान्य शब्दों में बोलूं तो विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। तो इस हेलोजन की अदला बदली हम किस तरीका से करेंगे उसको मैं आप लोगों के लिए एक रिएक्शन के आधार पर समझा देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं रिएक्शन का रिएक्टेंट आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, फिर उस
उसमें हम हेलोजन की अदला बदली करेंगे। और हेलोजन के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हेलोजन फैमिली के कितने मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन होता है, और हेलोजन फैमिली के 4 मेंबर होते हैं। एक फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक आप लोगों का ब्रोमीन होता है और एक आप लोगों का आयोडीन होता है। इन सारी चीजों को हम लोग पहले से ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली के कितने मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। एक फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है और एक आयोडीन होता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूं और रिएक्शन का रिएक्टेंट लिख रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि हेलोजन की अदला बदली हम किस तरीके से करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को सामने लिख रहा हूं CF3 यौगिक को, ठीक है ना, CF3 यौगिक को लिख रहा हूं और उसके साथ लिगेंड को मैं कौन को जोड़ रहा हूं, आयोडीन को। और यहां पर मैं आप लोगों के लिए CH3 यौगिक लिख रहा हूं और उसके साथ मैं हेलोजन को जोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए फ्लोरीन को, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान ये जो आप लोगों का रिएक्टेंट है ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका हम क्लासिफाई करते हैं। तो गौर से देखिए, इस रिएक्टेंट के अंदर सहजीवन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सिम्बायोसिस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। किस तरीका से लग रहा है, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो आप लोगों को पता है कि कार्बन का नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, अर्थात कार्बन कौन होता है, मृदु होता है। लेकिन इस कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो आप लोगों का CF3 यौगिक है ये यहां पर कठोर अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी वजह से, इस फ्लोरीन की वजह से। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पर आप लोगों का सहजीवन का कॉन्सेप्ट लग रहा है और जो CF3 यौगिक है आप लोगों का ये कठोर अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात हार्ड एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। बाकी के आयोडीन के बारे में तो हम जानते हैं कि आयोडीन कौन होता है, मृदु क्षार होता है, अर्थात सॉफ्ट बेस होता है, ठीक है ना। अब इस कार्बन के साथ यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, आप लोगों का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H- जुड़ा हुआ है। और H- के बारे में हम जानते हैं कि जो H- होता है वो कौन होता है, मृदु क्षार होता है, अर्थात सॉफ्ट बेस होता है, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोजन की वजह से ये यहाँ पर CH3 यौगिक है, ये यहाँ पर आप लोगों का मृदु अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। और फ्लोरीन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट फ्लोरीन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, तो वो सभी लिगेंड कठोर क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, हार्ड बेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो जो आप लोगों का ये F- लिगेंड है ये यहाँ पर कठोर क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात ये आप लोगों का हार्ड बेस की तरह व्यवहार कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन के दौरान जो आप लोगों का रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट आप लोगों का क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर मृदु का, मृदु कठोर का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। लेकिन यदि इस रिएक्टेंट मतलब इस रिएक्शन को हम आगे करवाएं तो यहां पर अगर हम हेलोजन की अदला बदली कर दें, अदला बदली इस तरीके से कर दें कि अगर मैं फ्लोरीन को तो आयोडीन की जगह पर जोड़ दूं और इस आयोडीन को अगर मैं फ्लोरीन की जगह पर जोड़ दूं तो आप लोगों का रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का, मृदु मृदु का हो जाएगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि रिएक्टेंट आप लोगों का कौन है, अनस्टेबल है, अस्थायी आप लोगों का। लेकिन यदि हम यहां पर हेलोजन की अदला बदली कर दें, अदला बदली इस तरीके से कर दें कि इस फ्लोरीन की जगह पर अगर हम आयोडीन को जोड़ दें, इस आयोडीन की जगह पर अगर मैं इस फ्लोरीन को जोड़ दूं और इस फ्लोरीन की जगह पर अगर मैं इस आयोडीन को जोड़ दूं तो रिएक्शन में जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो यहां पर आप लोगों का ये हो जाएगा क्या, CH3 यौगिक से अगर मैं फ्लोरीन को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, CF4 बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। और ये जो आप लोगों का फ्लोरीन है इसकी जगह पर मैं किसको जोड़ देता हूं, आयोडीन को, तो ये यहां पर क्या बन जाएगा आप लोगों का, CH3I बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल बना है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कठोर अम्ल का, कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है, कठोर क्षार के साथ। कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, कठोर क्षार के साथ। और जो मृदु अम्ल का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मृदु अम्ल का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है, मृदु क्षार के साथ हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अगर हम हेलोजन की अदला बदली कर दें तो जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर कठोर का, मृदु मृदु का हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसा कॉम्बिनेशन HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। बात
मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों की एचएसबी सिद्धांत के 9वें नंबर की एप्लीकेशन भी बिल्कुल कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने डिस्कशन किया हेलोजन विनिमय हेलोजन एक्सचेंज को। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं हेलोजन विनिमय वाली एप्लीकेशन को। तो देखो यहां पर एप्लीकेशन नंबर 9 के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया है वो मैंने डिस्कशन किया है हेलोजन विनिमय हेलोजन एक्सचेंज, मतलब हेलोजन की इसमें हम क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। तो देखो यहां पर मैंने आप लोगों को सामने रिएक्टेंट ले लिया, तो रिएक्शन में ये रिएक्टेंट आप लोगों को कौन है, अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पर जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सेजीवन का लग रहा है। ये कार्बन का नेचर कौन होता है, सॉफ्ट होता है, मृदु होता है, लेकिन इस कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो जो आप लोगों का CF3 यौगिक है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर अम्ल की तरह। और आयोडीन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, आयोडीन कौन होता है, मृदु क्षार होता है। यहां पर कार्बन के साथ H- लिगेंड जुड़ा हुआ है जो किसकी तरह व्यवहार करता है, मृदु क्षार की तरह। तो जो आप लोगों का CH3 यौगिक है ये मृदु अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। और फ्लोरीन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि फ्लोरीन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर क्षार की तरह। तो जो आप लोगों का रिएक्टेंट है उसमें जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर मृदु का, मृदु कठोर का हो रहा है। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCB थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब अस्थायी होता है। लेकिन यदि इसमें हम हेलोजन की अदला बदली कर दें, अदला बदली इस तरीका से कर दें कि इस फ्लोरीन की जगह पर अगर मैं इस आयोडीन को जोड़ दूं और इस आयोडीन की जगह पर अगर मैं इस फ्लोरीन को जोड़ दूं, तो जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है होगा वो किसका होगा, कठोर अम्ल का कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल का मृदु क्षार के साथ। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCB थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से जो आप लोगों की एप्लीकेशन नंबर 9 है वो एप्लीकेशन नंबर 9 भी आप लोगों की कंप्लीट होती है हेलोजन विनिमय। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर के साथ मैंने आप लोगों के लिए HCB सिद्धांत की 9 एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट करवा दी। तो 9 एप्लीकेशनों को आप लोग बहुत अच्छी तरीका से क्लियर कर लेना। बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जिन स्टूडेंटों के पास में नोट्स नहीं है वो सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ के साथ आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और आप लोगों की BSc की जितनी भी रेगुलर क्लास है वो सभी चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। तो सभी स्टूडेंट्स ऐप से जुड़ जाना, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।